Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is me Anirudh Malik. I welcome you all on an academy, India largest online learning platform. Guys, कैसे हो आप? All good? Everything is fine? Guys, ड्यू टू सम हेल्थ इशू मैं पिछले लास्ट 2 डेज से क्लासेस नहीं ले पाया, बट कोई नहीं, आज हम कंटिन्यू करते हैं. थोड़ा बेटर है पहले से. हम बात करेंगे आज, जो हमारा टॉपिक है गाइस, हम बात करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस की. जो हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उनके बारे में बात करेंगे. जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है उनके बारे में बात करेंगे. गाइस देखिए, बेसिकली वी आर कवरिंग 11th क्लास एनसीईआरटी, एंड 11th क्लास की जो हम फर्स्ट एनसीईआरटी कवर करें, दैट इज फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. गाइस जितनी भी ज्योग्राफी है, कंप्लीटली जितनी भी 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी. सबसे इंपॉर्टेंट है. पहला पॉइंट, डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं इससे. सेकंड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते बच्चे इससे, इजिली थोड़ा सा टिपिकल हो जाती है, चीजें नहीं आती हैं आपके, कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे आपके कॉन्टिनेंट्स बने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. आई थिंक नाउ आई एम फाइन. ठीक है. हेलो पंकज, हाय किरण, हेलो एवरीवन. ठीक है, हाय अर्षित. ठीक है गाइस. सो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें इस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है. आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा गाइस जियोमॉर्फिक प्रोसेस. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है. उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, उनका क्या रोल है. उसके बाद बात करेंगे हमारी जो केमिकल वेदरिंग होती है, ये कैसे होती है. उसके बाद मॉलिक्यूलर वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग. ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है. इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है गाइस, जो स्टूडेंट होते हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इस लेक्चर की. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बार बता दीजिए, मेरी वॉइस क्लियर है मेरे एंड से? देन हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर. ठीक है. जियोमॉर्फिक प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, अच्छे से क्लियर करूंगा कंसेप्ट बहुत अच्छे से. टाइम से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज का लेक्चर, क्योंकि काफी बड़ा लेक्चर है. ओके साहब. ठीक है. हाय भावना, हाय पंकज, हेलो. ठीक है. एवरीथिंग फाइन आई थिंक. वी कैन कंटिन्यू विद अवर lecture. Before starting the topic, we are discussing about myself. This is me Anirudh Malik. I done my BTech from UPTU and I have a teaching experience of more than 4 years, and I taught and mentored more than 20,000 of students. And guys, this is my WhatsApp number. If you have any query related to subscription or any doubt related to subject, you can message me or call me on this number, that is 9717772789. Okay guys. और उसके बाद अगर मैं बात करूं, वाई अन अकेडमी इज बेस्ट, वाई यू टेक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन. गाइज बिकॉज अन अकेडमी पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं आपकी, चाहे आपका लॉकडाउन हो, कुछ भी इश्यू हो, आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट सीरीज होगी, क्यूजीज होगी, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर सके किस वे में आपकी प्रिपरेशन जा रही है. स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, प्लेलिस्ट होगा, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, टाइमली होगा, एक पैटर्न फिक्स होगा, इस डेट को ये सब्जेक्ट होगा, इस डेट को ये टॉपिक होगा. और बेस्ट थिंग इज अनलिमिटेड एक्सेस. गाइस जितने टाइम आप चाहो ना, उतने टाइम आप देख सकते हो, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो पाती. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट अन अकेडमी इज 80+ टॉप एजुकेटर. गाइस जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है ना, वो आपके लिए अन अकेडमी लेके आए, और वो बेस्ट है. इधर मुन्नाल पटेल सर, रोमन सैनी सर, सुदर्शन गुज्जर सर, कोई भी हो, दे आर द बेस्ट फैकल्टीज. अगर आप बात करेंगे ऑफलाइन क्लासेस की, गाइज वहां पे आपको 1 या 2 फैकल्टीज अच्छी मिलती है, जिनके बेसिस पे उन अकेडमीज का नाम चल रहा है. बट जो अन अकेडमी है, उसमें क्या है कि आपको बेस्ट मिलेगी अंडर अ वन प्लेटफॉर्म. ओके गाइस, कोई भी फैकल्टी सब बेस्ट होंगी. उसके बाद अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के कोर्सेज, गाइस मोर देन 30 कोर्सेज है. एंशियंट का अलग होगा, मिडिवल का, मॉडर्न का अलग, सेम कंसेप्ट. ज्योग्राफी के साथ है, जियोमॉर्फोलॉजी अलग होगी आपकी, क्लाइमेटोलॉजी अलग होगी, फिजिकल ज्योग्राफी अलग होगी, वर्ल्ड अलग होगी, इंडियन अलग होगी. सब सेपरेट सेपरेट कोर्सेज है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट, दीज 30 कोर्सेज आर स्पेशलिस्ट बाय ऑल द ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स एंड हिस्ट्री एक्सपर्ट इन डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स. ये डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की है, एक टीचर्स के नहीं कोर्सेज होंगे. 30 कोर्सेज है तो 30 या 25
जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, उनके होंगे। करंट अफेयर्स के 30 से ज्यादा कोर्सेज है, फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, ऑप्शनल इंक्लूड है, सी सेट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। एंड द गाइस बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज फीस। अगर बात करूं ऑफलाइन क्लासेस की, ऑन एन अप्रोक्स 2 लाख फीस होती है, जिसमें ऑप्शनल और जीएस की अगर आप बात करें, बट अनअकैडमी गिविंग यू दिस ग्रेट कोर्स ओनली इन 40,000 रुपीज। सिर्फ 40,000 के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ऑप्शनल सब कुछ एक एक चीज मिलेगी। एंड द बेस्ट थिंग अगेन व्हेन यू यूज द कोड AM10, जब आप AM10 कोड यूज करेंगे यू गेट 10% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 36,000। 36,000 में कंप्लीटली आपको पूरा पैकेज मिलेगा। एंड गाइज अगर आपको लगता है सर वी आर न्यू, आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आपकी फीस होगी 48,000। अगेन अगर यू यूज द कोड AM10 यू गेट 10% डिस्काउंट, जिसकी फीस हो जाएगी आपकी उसके बाद 43,200। गाइस बेस्ट है आपके लिए। और द सबसे अच्छी चीज है व्हेन यू यूज माय कोड AM10 गाइस, मेरे साथ साथ आप जितनी भी फैकल्टीज हैं सबके लेक्चर्स देख सकते हैं। सारी जितनी भी यूपीएससी कैटेगरी में आज से पहले जितने लेक्चर हुए हैं, आने वाले 1 साल 2 साल में जब तक जितने लेक्चर आएंगे, यू विल सी ऑल द लेक्चर्स। ओके, और आप ऑप्शन अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वी आर यू कैन, आप हमारे साथ 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है गाइस, ओके ठीक है गाइस। सो आज का टॉपिक हम बात कर रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। गाइस जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, फटाफट मुझे ये बताइए, देन स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए आपको सबसे पहले बताते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे चीज होती है। देखिए क्यों हमें जियोमॉर्फिक चीजें पढ़ने की जरूरत पड़ी। आपको मैंने एक चीज बताई थी, दैट इज ज्योग्राफी। बताया था मैंने ज्योग्राफी क्या होता है। मैंने बताया था जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स स्टडी। व्हेन यू डू स्टडी ऑफ अर्थ उसे कहते हैं ज्योग्राफी। एंड आपका जियोमॉर्फिक क्या होता है प्रोसेस, उसे पढ़ेंगे। उससे पढ़ने से पहले क्यों जियोमॉर्फिक प्रोसेस की हमें पढ़ने की जरूरत पड़ी, वो चीज जानेंगे, बेस के साथ करेंगे बहुत अच्छे से। व्हाई वी नीड टू स्टडी द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। क्यों गाइस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है आपका जियो। अब दोबारा एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा मैं। हम पढ़ने जा रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जो आज का हमारा लेक्चर है। जियो मीन्स होता है अर्थ, क्या होता है गाइस, अर्थ। और मॉर्फिक मीन्स होता है शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर। मतलब क्या, जियोमॉर्फिक हमें बताता है कि हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। वाई वाज द अर्थ इज अनइवन, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो अनइवन क्यों है। वाई अर्थ प्लेन क्यों नहीं है, अर्थ हमारी बिल्कुल प्लेन क्यों नहीं है। क्यों हमारे अर्थ में डिप्रेशन है, क्यों हमारे अर्थ में आइलैंड्स हैं, क्यों हमारे अर्थ में माउंटेन्स हैं, प्लेटू हैं, इनका फॉर्मेशन क्यों हुआ। जियोमॉर्फिक प्रोसेस आपको वो एक्सप्लेनेशन देता है। सो हमारा क्या टॉपिक है आज का, हमारा टॉपिक है व्हाई इज अर्थ अनइवन। उसमें पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस देता है कि हमारी अर्थ अनइवन क्यों है। ड्यू टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स इज चेंजिंग द सरफेस। मतलब गाइस हमारे जो अर्थ का सरफेस है उसमें कुछ फोर्सेस इंटरनल मतलब अर्थ के अंदर लग रही हैं, कुछ फोर्सेस अर्थ के बाहर लग रही हैं। कुछ आपकी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, कुछ आपकी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, जिसके बेसिस पे आपका अर्थ का डिवीजन हो रहा है या आपकी अर्थ अनइवन हो रही है, प्लेन्स हो रहे हैं, माउंटेन्स हो रही हैं और आपके प्लेट्यूज डिफरेंट डिफरेंट है। और गाइस जो हमारी ये फोर्सेस है ये 2 वे में लगती हैं, समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा टॉपिक और थोड़ा सा टिपिकल भी, तो थोड़ा सा वेट करके समझने की कोशिश करना कि सर समझ नहीं आ रहा, समझ आएगा बहुत अच्छे से एक एक चीज। हम क्या कह रहे हैं कि 2 तरह की फोर्स लगती है, एक लगती है आपकी वर्टिकल फोर्स और एक लगती है हॉरिजॉन्टल फोर्स। जो अर्थ के अंदर की तरफ लगती है वो लगती है आपकी वर्टिकल फोर्स गाइस, और जो अर्थ के सरफेस पे लगती है वो लगती है आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स। कौन सी, हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो जो फोर्स आपकी अर्थ के अंदर लगती है दैट इज वर्टिकल फोर्स, उसे कहते हैं इंटरनल फोर्स। और बाद में बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्स। और जो अर्थ के बाहर लगती है ये वर्टिकल फोर्स लगती है और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है। हॉरिजॉन्टल फोर्स अर्थ के सरफेस पे लगती है और हम इसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आज का लेक्चर। गॉट इट, ठीक है, ये पॉइंट हमने कहा। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस मेकिंग द सरफेस अनइवन इज कॉल्ड ग्रेडेशन।
मतलब क्या है, ग्रेडेशन क्या चीज होती है ये समझने की कोशिश करना। जो हमारा इंटरनल सरफेस है, अर्थ के इंटरनल फोर्सेस लग रही है, उससे क्या हो रहा है, हमारा फीचर बन रहा है, उसे कह रहे हैं ग्रेडेशन। मतलब जो हमारा रीजन और हमारे रीजन में चेंजेस आ रहा है। समझिए, फिर दोबारा समझाता हूं। डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्स मेकिंग द सरफेस अनइवन, वेयरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर इज ग्रेडेशन। देखिए क्या हो रहा है गाइस, क्या कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो आपका इंटरनल सरफेस है, इंटरनल फोर्स है, देखिए आपका जो सरफेस है ना गाइस, आपका सरफेस है अर्थ का अनइवन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे डिप्रेशन है, लेक बन गई, कहीं पे आपका प्लेन है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्या अर्थ का जो क्रस्ट है वो तो सेम ही है ना, पर कहीं पे माउंटेन क्यों, कहीं पे प्लेट्यू क्यों, कहीं पे डिप्रेशन क्यों आया, कहीं पे प्लेन क्यों आया? बिकॉज गाइज जो अर्थ के नीचे से फोर्सेस लग रही हैं वो आपकी हर एक अर्थ के सरफेस पे इक्वल नहीं लग रही हैं, वो अनइवन फोर्स लग रही है। कहीं पे ज्यादा फोर्स है, कहीं पे कम फोर्स है, कहीं पे आपकी कन्वर्जिंग फोर्स है, कहीं पे डाइवर्जिंग फोर्स है। ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है जिनके बेसिस पे आपका अर्थ का स्ट्रक्चर अनइवन हुआ है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और जो वियरिंग डाउन ऑफ रिलीफ फीचर, मतलब जो आपका माउंटेन है उससे जो वियरिंग, मतलब जो उससे आपका क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स, जो सेडिमेंट्स वियरिंग हो रहे हैं, उससे ब्रेक हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस फीचर को क्या कहते हैं, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट टर्म हो जाती है छोटी छोटी। जो आपके रिलीफ है, माउंटेन, प्लेटू है, प्लेन्स है, उसमें से वियरिंग डाउन होना, एलिमेंट्स का, पार्टिकल्स का अलग होना उस सरफेस से, उसे कहते हैं ग्रेडेशन। ठीक है, क्लियर है। अब आगे आते हैं, हमने बात कर ली कि हमारा अर्थ का सरफेस अनइवन क्यों है। गाइस अनइवन होने के लिए दो फोर्सेस लगती हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे। दोबारा बताऊंगा, वन इज एंडोजेनिक फोर्स, सेकंड इज एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्सेस गाइस वो फोर्सेस होती हैं, एंडो मतलब अर्थ के इंटरनल में, जो अर्थ के इंटरनल में लगती हैं वो होती हैं एंडोजेनिक फोर्स, और अर्थ के जो बाहर लगती है उन्हें कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक जो अर्थ के बाहर लग रही हैं, एंडोजेनिक फोर्स जो अर्थ के अंदर लग रही हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो अर्थ के बाहर फोर्सेस लग रही है उससे क्या चेंज हो रहा है, और अर्थ के अंदर जो फोर्सेस लग रही है उससे हमारे अर्थ के सरफेस पे क्या चेंज हो रहा है। वॉल्केनिज्म कैसे हुआ, लैंडस्लाइड कैसे होती हैं, एवलांचेस कैसे अकर हुए, ये चीजें पढ़ेंगे। ओरोजेनिक क्या होता है, एप्रीजोनिक क्या होता है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, ओके गाइस, आई एम फाइन, गुड, ठीक है, ओके, अच्छा हूं मैं, ठीक है। सो गाइज उसके बाद अब फीलिंग बेटर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस किया। उससे क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बने, डेजर्ट बना, आपके प्लेट्यूज बने, आपके आइलैंड्स बने, ग्लेशियर्स बने, उसके बाद फॉल्ट हुए। ये डिफरेंट लैंड फीचर्स बने किससे, आपकी इन फोर्सेस से, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस से। ठीक है, अब बात करते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मैंने बताया था आपको, जियो मींस अर्थ एंड मॉर्फिक मींस बताया था शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। मतलब अर्थ की शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए वो, मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेस हमें क्या बताता है, व्हाई वाज द अर्थ सरफेस इज अनइवन, अर्थ के सरफेस अनइवन क्यों है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस हमें ये चीज बताता है। और इसमें किस से होता है, अभी बता के आया हूं, दो फोर्सेस, एक एंडो है, एक एक्सो है। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस होता है कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस। इस पॉइंट को याद रखना, ये डायरेक्ट पूछेगा। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती है गाइस, एंडोजेनिक फोर्सेस आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, और एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। अब बोलोगे सर कैसे, वाई, उसका एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के सरफेस के अंदर से जो आपकी फोर्सेस लग रही हैं उन्हें कहते हैं एंडोजेनिक। वो क्या कर रही हैं गाइस, वो आपके माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस कर रही हैं, वो आपके प्लेटू बिल्डिंग का प्रोसेस कर रही हैं, वॉल्केनिक हो गए, प्लेट टेक्टोनिक, मतलब जो फोर्सेस आपकी अर्थ के सरफेस पे क्या कर रही हैं, आपके फीचर्स बना रही हैं, रिलीफ फीचर बना रही हैं, वो होती हैं एंडोजेनिक। और एक्सोजेनिक होती हैं जो फोर्सेस अर्थ के बाहर लग रही हैं
और उन फीचर्स को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉयड कर रही हैं। मतलब ये डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती हैं, जैसे इरोजन हो गया आपका, ठीक है, आपका डेन्यूडेशन हो गया। दीज आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ये आपके अर्थ के सरफेस को डिस्ट्रॉयड कर रही हैं, उन्हें ब्रेक कर रही हैं, सॉइल को ब्रेक करके दूसरे उसमें डिपॉजिट कर रही हैं। सॉइल इरोजन हो गया, वाटर इरोजन हो गया, ग्लेशियर इरोजन हो गया। दीज आर डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे लग रही है। इसलिए डिस्ट्रक्ट मतलब तोड़ती हैं आपके जो रिलीफ है उन फीचर्स को, और कंस्ट्रक्टिव क्या करती हैं, उन्हें बनाती हैं, और वो अर्थ के अंदर से लगता है। ठीक है, ओके, ये बहुत समझ में आ गई। अब वही बात हम कह रहे हैं, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजेस फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल। अर्थ के मटेरियल पे उसकी फिजिकल और केमिकल इस एक्शन को चेंज करता है, एंड ब्रिंग द चेंजेस इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्थ के सरफेस पे, उसे कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। फटाफट बताइए, जियोमॉर्फिक प्रोसेस आप लोगों को समझ आ गया क्या होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस? ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में दो तरह के होते हैं, आपको बताया मैंने, एक तो क्या, एंडोजेनिक, और एक होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक के अंदर क्या होता है, एंडोजेनिक होता है आपका बहुत ही दो तरह का, एक होता है सडन और एक होता है स्लो। ठीक है, एक्सोजेनिक भी आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, उसे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अभी चीजों को समझना कैसे क्या होता है। ये आ गया हमारा क्या, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। पूरा ये चीज हम आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक को कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए। मैंने क्या कहा आपसे कि हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज होना, अर्थ का मूवमेंट होना, या उसके जो फीचर्स हैं चेंज होना। वो किससे चेंज हो रहे हैं, दो फोर्सेस से। एक तो हो रहा है एंडो जो अर्थ के अंदर से लग रही है, एक है एक्सो जो अर्थ के बाहर से लग रही है। उसमें बात करते हैं सबसे पहले एंडोजेनिक की। एंडोजेनिक हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गाइस, पहला स्लो मूवमेंट, दूसरा सडन मूवमेंट। समझने की कोशिश करना, सडन मूवमेंट और स्लो मूवमेंट दो तरह के होते हैं। अंदर जो अर्थ के इंटरनल में फोर्स लग रही है वो दो तरीके से लगेगी, एक धीरे धीरे करके लगेगी और एक सडनली लगेगी। जो फोर्स धीरे धीरे लगती है उसे कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म, मतलब डायफॉस्ट्रिज्म। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज डायस्ट्रोफिज्म, तो आप बोलोगे डायस्ट्रोफिज्म मींस जो फोर्सेस आपकी स्लो मूवमेंट कर रही हैं, जिससे आपकी दो चीजें बनती हैं, एक कॉन्टिनेंटल और एक माउंटेन। मैंने पहले भी बताया था, कभी आपने फील किया है कि आप रात को सोए और सुबह आपने देखा कि माउंटेन की फॉर्मेशन हो गई? नहीं होती ना माउंटेन की फॉर्मेशन। कभी आपने देखा कि कॉन्टिनेंट्स हैं, वो पहले इंडिया यहां था, उसके बाद कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो गया। मैंने बताया 200 मिलियन ईयर्स पहले लगे जब प्लेट्स अलग अलग हुई। कौन सी फोर्सेस आपकी धीरे धीरे अलग हुई, मिड मेसोजोइक एरिया में। फिर इंडिया 70 मिलियन ईयर्स पहले यहां था, फिर शिफ्ट होके इधर आया। फिर 40 मिलियन ईयर्स पहले वो यूरोपियन प्लेट्स के साथ कोलाइड हो गया, तो इंडिया की फॉर्मेशन हुई। तो क्या हुआ, स्लो मूवमेंट हुआ, बहुत आराम आराम से, टाइम लगा मिलियन ईयर्स पहले। और दूसरा कौन सी फोर्सेस होती है, एंडोजेनिक, जो अर्थ के अंदर से लगती है। सडन, सडन मतलब वॉल्केनिज्म, एकदम आ जाता है ना। कभी एकदम ऐसा अर्थक्वेक, आपको लगता है कि सर अर्थक्वेक आएगा एक महीने पहले, इस तरह थोड़ा ना होता है, स्लोली थोड़ी ना आता है। आप देखेंगे रात को सो रहे होंगे, सुबह देखा अर्थक्वेक आ गया, सोते सोते ही पता लग जाता है, आप पूरे शिवरिंग, या आपकी पूरी जो बेड्स होते हैं वो हिलने लगते हैं, बिकॉज ये सडन मूवमेंट होता है। एक स्लो मूवमेंट और एक सडन मूवमेंट। उसके जो स्लो मूवमेंट होता है बच्चे, उसे याद रखना, उससे कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म। क्या कहते हैं, डायस्ट्रोफिज्म को कहते हैं स्लो मूवमेंट। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गिव मी द एग्जांपल ऑफ डायस्ट्रोफिज्म, मतलब मुझे डायस्ट्रोफिज्म के जो क्या होते हैं आपके फिजिकल फीचर बन रहे हैं, किसके, डायस्ट्रोफिज्म के, वो फिजिकल फीचर्स बताइए कौन कौन से। आप बोलोगे सर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, जो कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, और सेकंड माउंटेन बिल्डिंग। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके प्रोसेस है, किस चीज के, ये आपके प्रोसेस हैं आपके स्लो मूवमेंट्स के, डायस्ट्रोफिज्म के। इसमें क्या होता है,
एक में आपकी वर्टिकल फोर्स लगती है, एक में आपकी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है। कैसे? आपकी वर्टिकल कॉन्टिनेंट बनेंगे तो नीचे से आपका मैग्मा वोल्केनिक वो होगा निकलेगा, और आपका जो हॉरिजॉन्टल लगेगा मतलब इस वे में जब माउंटेन बनेंगे तो क्या होगा, ये आपकी यूरोपियन प्लेट्स हो गई और ये आपकी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। जब इंडिया वाली प्लेट हॉरिजॉन्टल एक दूसरे पे क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, तो क्या होगा, हमारे माउंटेन बनेंगे। जिस स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस 2-3 लेक्चर नहीं देखे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, पहले ही बता रहा हूं, फिर बोलोगे सर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपकी चीजें समझ नहीं आ रही हैं। जिन स्टूडेंट ने भी प्रीवियस 2-3 लेक्चर देखे होंगे, सारी चीजें समझ आ रही होंगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हमारी दो प्लेट्स आपस में कोलाइड की तो क्या हुआ, हमारे माउंटेन्स बने। हॉरिजॉन्टल आई ना, वर्टिकल इस तरह हुई। अब एक पॉइंट और याद रखना बच्चों, ठीक है, क्या चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी, एक होता है एप्रियोजेनिक और एक होता है ओरोजेनिक। अगर आपसे पूछे एप्रियोजेनिक और ओरोजेनिक क्या चीज होती है, उस चीज के लिए आपको क्या बताना है, ओरोजेनिक क्या होता है, ओरोजेनिक होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस। ओरोजेनिक होता है माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, पीछे बता के आया हूं। अगर क्वेश्चन आ जाए एप्रोजेनी, इसमें आपके कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होता है। अगर पूछे ओरिजिनी में क्या होता है, ओरिजिनल माउंटेन बिल्डिंग है, और आपका जो एप्रोजेनी है इसमें कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है। जिसमें भी ई लग गया आगे, एप्रोजेनी, ई माने होता है अर्थ, अर्थ मतलब कॉन्टिनेंट बन रहे हैं आपके। एप्रोजेनी से कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होता है, ओरोजेनी से माउंटेन। इसमें क्या होता है, क्रस्ट आपकी सेवरली डैमेज हो जाती है। जब दो प्लेट हिट करेंगी क्रस्ट की डिफरेंट डिफरेंट, तो क्रस्ट क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसमें इजली सिंपल डिफॉर्मेशन होता है जब कॉन्टिनेंटल बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें फोल्डिंग होती है। क्यों, आपकी दो प्लेट जब इस तरह टकराएंगी तो फोल्डिंग होगी, और ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं तो उसमें फॉल्टिंग भी होता है। इसमें फॉल्टिंग और फोल्डिंग होगा ड्यू टू टेंशन एंड कंप्रेशन। मतलब क्या, आपका जब टेंशन या कंप्रेस होंगी प्लेट तब। और इसमें क्या होता है, इसमें लैंड मास का अपलिफ्टमेंट होता है वर्टिकली इस तरह कॉन्टिनेंट फोर्स के लिए। समझ में आ गया एप्रिजोनी, और मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको इजी हो जाए। ये सब कुछ है ना एनसीईआरटी में अच्छे से मेंशन नहीं किया हुआ, आपको बहुत ही दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने अच्छे से लेके आया हूं आपके लिए। तो इसमें क्या होता है, आपकी दो फोर्स लगती हैं, एक तो कंप्रेशन फोर्स और एक टेंशन फोर्स। कंप्रेशन में माउंटेन बिल्डिंग में याद रखना दो फोर्सेस लगती है। कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब दो प्लेट जब भी कंप्रेस हुई तो आपका क्या हुआ, कंप्रेशन से फोल्ड हो गए माउंटेन। ये प्लेट टकराई तो क्या हुआ, एक क्रस्ट नीचे जाएगी और ये यहाँ का मेटेरियल इस तरह फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, तो माउंटेन बनेंगे। फोल्ड माउंटेन बनेंगे कौन से, हिमालयन माउंटेन्स बनेंगे जब फोर्स ऑफ कंप्रेशन लगेगा। और जब फोर्स ऑफ टेंशन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में तो फॉल्ट हो जाएगा, मतलब बीच में क्रैक आ जाएगा और फॉल्ट माउंटेन्स बनेंगे। क्लियर है ये वाले पॉइंट, फॉल्टी माउंटेन। उसके बाद सेकंड मूवमेंट कौन सा होता है, सडन मूवमेंट, जिसमें वॉल्केनिज्म होता है और अर्थक्वेक होता है। बता दिया था मैंने आपको वॉल्केनिज्म कैसे होता है, अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है वो बहुत ही हाई रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और कौन सा, प्रीमोर्डियल, जो प्रीमोर्डियल अर्थ का सरफेस, प्रीमोर्डियल मतलब जब हमारी अर्थ फॉर्म्ड हुई थी उससे पहले क्या था, हमारी अर्थ पूरी हीट थी, तो अर्थ के अंदर प्रीमोर्डियल हीट भी तो है, उसके उससे रेडियो एक्टिव के उससे तो कन्वेक्शन करंट बनता है जो यहाँ पे हिट करता रहता है क्रस्ट पे। एक टाइम ऐसा आता है क्रस्ट वीक हो जाती है और यहाँ से वोल्केनोज निकलता है जो आपका क्या करता है, आपका कॉन्टिनेंट बनाने के फॉर्मेशन या लैंड फॉर्मेशन करता है। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगर आप बोलोगे दूसरा प्रोसेस क्या होता है सर, दूसरा होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस मतलब ये तो कंस्ट्रक्टिव है सर, ये आपका माउंटेन और कॉन्टिनेंट बना रहा है, ये आपकी डिस्ट्रक्टिव है, ये उन्हें क्या कर रही है, तोड़ रही है, डिस्ट्रक्टिव है। एग्जाम्पल वेदरिंग, सेकंड इरोजन, थर्ड है डिपोजिशन, ये तीन फैक्टर्स हैं। उसके बाद वेदरिंग किस किस तरीके से, फिजिकल फैक्टर्स क्या है ये डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट जितने भी यहां मेंशन है बहुत अच्छे से। उसके बाद केमिकल प्रोसेस क्या होता है वेदरिंग का, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है वेदरिंग का,
फिर इरोजन होता कैसे है, रनिंग वाटर का क्या रोल है, ग्राउंड वाटर का क्या रोल है, ग्लेशियर का क्या रोल है, वेव्स और करंट्स का क्या रोल है, और विंड्स का क्या रोल है। फिर उसके बाद डिपोजिशन कैसे होता है। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। फटाफट मुझे इसका आंसर बता दिए। जो स्टूडेंट इसका आंसर बताएगा, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी नॉलेज है, उसे अच्छे से पढ़ रहा है। कैन यू गिव मी द बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। मुझे एक चीज बता दीजिए आप, वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है। देन मूव करते हैं आगे, बताइए फटाफट बताइए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, बताइए। अभी तक आंसर नहीं आ रहे आप लोगों के, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। नहीं, आप लोग ध्यान दोबारा एक बार सोच के अच्छे से, हिमेश जी नहीं, ये बात नहीं है, ठीक है। बताइए और अच्छे से चीजें, यस बताने, आप ट्राई कर रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो। नहीं, देखिए ऋषि पादवी जी, भावना जी, इनके लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। वेदरिंग क्या होती है गाइस, देखिए ये मेरी रॉक है, ये मेरी रॉक है, इस पे हीट पड़ी, क्या हुआ, टेम्परेचर हाई हुआ, टेम्परेचर लो हुआ, रेनफॉल हुई, तो क्या होता है कि ये जो रॉक है ना, ये टूटनी स्टार्ट हो जाती है, क्रैक्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वेदरिंग का मतलब है इस रॉक का क्या होना, ब्रेक होना, एक पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक हो गया डिफरेंट फैक्टर से। उसके बाद जो ये आपके क्या है पार्टिकल्स हैं जो ब्रेक हुए हैं, वो यहां से दूसरी जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाए या दूसरी जगह चले जाएं, उसे कहते हैं इरोजन। बहुत गुड, अच्छा, बहुत अच्छा ऋषि जी, बहुत अच्छा आंसर, बिल्कुल परफेक्ट, जो चीज है बिल्कुल आपने एग्जैक्टली वही आंसर दिया है। सो क्या है गाइस, आपका वेदरिंग में क्या होता है कि आपके जो रॉक के पार्टिकल हैं वो डिफरेंट फैक्टर, टेम्परेचर से, विंड से, आपका सॉइल इरोजन, विंड इरोजन से, रेन से क्या हो रहा है, वो ब्रेक हो गए हैं। उसके बाद वो ब्रेक होके क्या हुआ, आपकी दूसरी जगह पे चले गए हैं, उसे कहते हैं इरोजन। कैसे, रनिंग वाटर के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू, बताया था मैंने टिलिट की, जो टिलिट बताए थे कि ग्लेशियर क्या करता है, लैंड फॉर्म करता है और साथ में अपने क्या लेके जाता है, डिनुडेशन, इरोड करके मटेरियल को लेके जाता है। विंड आपको पता है ये इरोजन के अंदर आती है। समझ गए ये वाला, बहुत अच्छे आंसर, और काफी स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिए मेरे बताने से पहले। सो गुड, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में ओवरव्यू लिया। अब हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। चलो एक और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं एक बार और, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, बहुत डायग्राम के थ्रू अपने एंड से। सर ये मेरी अर्थ की क्रस्ट है, ठीक है, ये मेरी अर्थ की क्रस्ट है, समझने की कोशिश करना। इसके इधर की तरफ एंडोजेनिक फोर्स लग रही है, ये अर्थ के अंदर की तरफ है, और अर्थ के इधर सर ये मैग्मा है। तो मैग्मा ने क्या किया, इसने बाहर निकलने की कोशिश की, ठीक है, बाहर निकलने की कोशिश की। उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन बनाए, यहाँ पे प्लेटू है, यहाँ पे प्लेन है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाहर लगी एक्सोजेनिक फोर्सेस। कौन सी, एक्सोजेनिक फोर्सेस। उन्होंने क्या किया एक्सोजेनिक फोर्सेस ने, जो यहाँ पे ग्लेशियर्स थे, उसके बाद क्या, यहाँ पे विंड आई, तो क्या हुआ, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, जो विंड आई, इसे बहुत ही अच्छे से, जो विंड आई तो क्या किया उसने, धीरे धीरे क्या किया, इन्हें इरोड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इरोड करना स्टार्ट किया। ये कंप्लीटली इरोड हो गए, पर ऊपर से धीरे धीरे चीजों को इरोड करना स्टार्ट किया उन्होंने। तो उसने क्या किया, वेदरिंग स्टार्ट की धीरे धीरे। वो कहाँ हुई, आपकी सरफेस की लेयर पे। कहाँ हुई गाइस, आपकी सरफेस की लेयर पे उन्होंने किया। ये एक्सोजेनिक और ये एंडोजेनिक। आई थिंक अब कोई भी, मोरिन फॉर्मेशन बहुत अच्छा रीना जी, वो भी बताऊंगा मोराइन फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रोल ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट का क्या रोल होता है। देखिए गाइस, आपको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होती है,
मैं बहुत बार बता चुका हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है अर्थ की भी, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सन की भी, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है मून की भी। हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ बाइंड करके रख रही है हमें। तो रोल क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का और ग्रेडियंट का? ग्रेडियंट मतलब होता है स्लोप, मतलब कैसे, अगर आपका यहाँ पे ये स्लोप है और यहाँ पे ये, तो इसमें जो ऊपर की हाइट है इसके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है इसे कहते हैं ग्रेडियंट, स्लोप में डिफरेंस आना। ग्रेडियंट का गाइस और ग्रेविटी का क्या रोल है ये बात करेंगे हम अपनी किसमें, जियोमॉर्फिक प्रोसेस में और वेदरिंग में। आज आप बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट समझ जाओगे। बेसिक क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज मैं आपसे पक्का प्रॉमिस करता हूं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगी आप लोगों की। फिर मैं क्या बात करूं, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज एसेंशियल एट डायरेक्शनल फोर्सेस। ग्रेविटी क्या है, डायरेक्शनल फोर्स है। गाइस देखिए, आपका जो माउंटेन है ना, जब इस पे क्या हुआ, इरोजन स्टार्ट हुआ वाटर का, तो आपका क्या होगा, लैंडस्लाइड होती है, आपको पता है लैंडस्लाइड नीचे की तरफ स्लोप पे। अगर आपकी ग्रेविटी नहीं होती तो पॉसिबल नहीं था कि लैंडस्लाइड हो, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ को खींच रही है। तो जो स्लोप है ना, उस स्लोप क्या कर रहा है, अपनी तरफ ग्रेविटी अपनी तरफ करता है। कभी आपने देखा है कि आपका स्लोप इस तरह से है, किसी चीज का ये स्लोप है, और आपने वाटर ऊपर से यहां से डाला, कभी देखा है ये वाटर इधर की तरफ फ्लो करता है? कभी देखा है कभी इस तरफ डायरेक्शन में? जब यहां से डालोगे आप नॉर्मली विदाउट एनी फोर्स, नॉर्मल आपने एक पॉइंट डिप वाटर का डाल दिया, वो क्या होगा, इस तरफ फ्लो करेगा जिस तरफ स्लोप होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ की जो ग्रेविटी है ना, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये रोल होता है ग्रेविटी का, किसमें, आपकी वेदरिंग में, आपकी वेदरिंग में और इरोजन में। आपका अगर इरोजन हो रहा है ना, कोई मास, अगर आपको पता है ये आपके सॉइल के पार्टिकल्स है या आपके माउंटेन के छोटे छोटे, कभी देखा है ये नीचे की तरफ ही तो स्लोप करके डिपॉजिट होंगे, कभी देखा है ऊपर की तरफ माउंटेन की तरफ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे? कभी नहीं देखा ना, कभी पॉसिबल है? तो यही कह रहे हैं ग्रेविटी इज एसेंशियल ए डायरेक्शनल फोर्स, एक डायरेक्शनल फोर्स है which activates all downslope movements of matter and causes stresses on a material। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है उसे कहते हैं स्ट्रेस। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो, स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा हो, आपने शेयर स्ट्रेस पढ़ी हो चीजें, ठीक है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो क्या करता है ये, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, जो मैंने बताया यहाँ पे, पहले मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मटेरियल यहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसके बाद यहां पे डिपॉजिट हो रहा है, इट्स ऑल पॉसिबल ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट्स मतलब मैंने बताया जो स्लोप्स है उनके बीच में डिफरेंस होना, दो चीजों का डिफरेंस होना ग्रेडियंट होता है, स्लोप्स में डिफरेंस होता है। अदरवाइज देयर वुड बी नो मोबिलिटी एंड इरोजन। मोबिलिटी मतलब मोबाइल, मतलब मूवमेंट, अदरवाइज नो मूवमेंट इज पॉसिबल एंड इरोजन इज नॉट पॉसिबल इफ ग्रेविटी कम्स नॉट प्लेइंग हिज रोल। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये वाला? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल, इसकी ग्रेविटी की डेफिनेशन के बारे में एक बार जल्दी से। ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कीप्स अस इन कांटेक्ट विद द सरफेस एंड इट इज द फोर्स विच ट्रिगर्स द मूवमेंट ऑफ ऑल सरफेस मटेरियल ऑन द अर्थ। ये जो मूवमेंट है अर्थ का सरफेस पे मटेरियल का, स्लोप्स का, ग्रेडियंट में डिफरेंस होने से और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने से, वो ग्रेविटी प्ले करती है। और आज हम अर्थ के कांटेक्ट पे हैं, खड़े हुए हैं, इट्स ऑल ड्यू टू पॉसिबल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या करता है ग्रेडियंट्स का क्या मतलब है, मैंने अभी बताया, फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल्स, फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। मैंने क्या बताया, ग्रेडियंट का मतलब होता है किसी भी हाई चीज से लो, डिफरेंस होना किसी चीज में, चाहे वो प्रेशर का डिफरेंस हो या आपका लेवल का डिफरेंस हो। आपको बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या आपकी जो विंड है मूव करती है, क्या ग्रेडियंट है, प्रेशर डिफरेंस है। दैट्स वाई अगर दोनों में सेम प्रेशर डिफरेंस होता, इसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का। हाई प्रेशर का मतलब है यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ना एयर के, वो बहुत ही ज्यादा है, उनके बीच में प्रेशर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे क्या है, आपके
जो पार्टिकल्स है ना एयर के वो बहुत दूर दूर हैं, तो आपको पता होगा जहां पे ज्यादा चीज होती है वहां से खाली की तरफ होने की मूवमेंट होता है, तो इसलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है और आपके हायर लेवल से लोअर लेवल पे जाती है, वो काम होता है ग्रेडियंट का। ठीक है, ओके ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कैसे हमारा ग्रेविटी और ग्रेडियंट्स का रोल होता है। अब बात करते हैं हमारा वन बाय वन हमारी फोर्सेस का क्या क्या रोल है। हमने पढ़ा था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। नाउ वी विल कवरिंग फर्स्ट एंडोजेनिक फोर्सेस जो अर्थ के अंदर लगती है, और सेकंड मैंने बताया था एक्सोजेनिक फोर्सेस। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो अभी तक बता दीजिए। ओके कोई डाउट नहीं है। सो हम बात करते हैं सबसे पहले एंडोजेनिक प्रोसेस की। दीज प्रोसेस अकर इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड इंड्यूस डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म इन लिथोस्फीयर। मतलब क्या, ये डायस्ट्रोफिज्म भी कर रहे हैं और एक सडन मूवमेंट भी कर रहे हैं। डायफॉस्टिज्म क्या हो रहा है, डायस्ट्रोफिज्म से क्या हो रहा है, आपके कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, आपका माउंटेन बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। वोल्केनिज्म से क्या हो रहा है आपका, सॉरी जो सडन फोर्सेस है उससे वॉल्केनोज आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रही हैं, ये सडन फोर्सेस के उससे हो रहा है। यही कह रहा है एंडोजेनिक फोर्सेस आर लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। दैट मीन जो पहले बताया था दीज आर कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस, ये कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस। दे आर अराइज ड्यू टू, अराइज क्यों हो रही है एंडोजेनिक फोर्सेस, बताया था सर नीचे रेडियो एक्टिविटी हो रही है, आपके रेडियो एक्टिव मटेरियल आपके अर्थ के अंदर है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस बना दी है। जो आपकी अर्थ के अंदर रोटेशन हो रहा है और उसके उससे फ्रिक्शन के उससे वो क्या हो रहा है, हीट रोटेट कर रही है। टाइडल और प्रीमोरेडियल हीट, मतलब जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था पहले, अर्थ एक आग का गोला ही था हीट था, बहुत ही हॉट था, तो उसके अंदर हीट है ना, तो वो अंदर की हीट है ना, जब अर्थ हमारी ओरिजिन हुआ था उस टाइम पे ये एंडोजेनिक फोर्स लगा रही है अर्थ के अंदर से, और ड्यू टू कन्वेक्शन करंट ये आपका फोर्सेस धीरे धीरे आपकी काम कर रही है। समझ में आ गया ये बात? और गाइस इस चीज का याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर, ठीक है, मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताया था जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने पूछा था और मैं फिर बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हुआ कि सर हमारी अर्थ पे सब जगह माउंटेन्स क्यों नहीं है। आपको कभी सोचा कि सर हमारी अर्थ पे सब जगह माउंटेन क्यों नहीं है? कभी सोचा सर हमारी अर्थ हर जगह से प्लेन क्यों नहीं है? क्यों सर हमारी अर्थ हर जगह से प्लेट्यू क्यों नहीं है? इसका रीजन है आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट। क्या जियोथर्मल ग्रेडियंट्स, ग्रेडियंट्स क्या होता है, डिफरेंस, मतलब जियो मतलब जियोथर्मल मतलब जो टेम्परेचर का और जो हीट का डिफरेंस है, मतलब आपका जियोथर्मल ग्रेडियंट मतलब हीट का डिफरेंस। हमारी जो अर्थ की सरफेस है ना उस पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट हीट लग रही है, ठीक है, डिफरेंट हीट फ्लो हो रही है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है क्रिस्टल की थिकनेस। आपको बताया था मैंने ओशनिक क्रस्ट की थिकनेस 5 किलोमीटर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 30 से 40 किलोमीटर की होती है। तो जो थिकनेस है अर्थ की वो भी रोल प्ले करता है, और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, इसी के रीजन से जो आपकी एंडोजेनिक फोर्स है वो पूरे सरफेस पे एक जैसी नहीं लगती, डिफरेंट डिफरेंट लगती है, जिस वजह से क्या होता है वो डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन प्लेन ये आपके फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। अब हम बात कर रहे हैं डायस्ट्रोफिज्म की। सर डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, दिखने में तो बहुत अजीब सा वर्ड लग रहा है। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व मूविंग, एलिवेटिंग और बिल्डिंग अप अ कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कैटेगराइज्ड क्या, डायस्ट्रोफिज्म। मतलब आपकी कोई भी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स को मूव करना, कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होना, किसी भी लैंड मास का एलिवेट होना या बिल्डिंग अप करना, मतलब का माउंटेन फॉर्मेशन होना, वो होता है आपका डायस्ट्रोफिज्म। मतलब क्या, डायस्ट्रोफिज्म सीधा सीधा पॉइंट है, मींस कि आपका जो भी चीजें स्लो मूवमेंट से हो रही हैं वो आपकी डायस्ट्रोफिज्म होता है। इसमें दो प्रोसेस बताए, एक तो ओरोजेनिक प्रोसेस बताया जिसमें माउंटेन बिल्डिंग बताया, फोल्डिंग होती है, ठीक है,
इट इफेक्ट्स लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और क्रस्ट क्या होती है, इसमें डिफॉर्म्ड हो जाती है, फोल्ड आ जाता है क्रस्ट में। उसमें क्या होता है, एप्रीजोनिक। एप्रीजोनिक बताता कि आपकी कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, इसमें सिंपल डिफॉर्म होती है क्रस्ट। इसमें क्या होता है, रैप आ जाते हैं आपके, या आपकी लिफ्ट हो जाती है, तो वो आपका एप्रीजोनिक प्रोसेस होता है। ठीक है, आपके अर्थ के बाहर अर्थ के अंदर ही लगता है, पर कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होता है ये। और ओरोजेनिक क्या, ये आपके मैंने दो फोर्सेस बताई थी, सडन फोर्सेस और कौन सी, आपकी स्लो फोर्सेस। अब स्लो फोर्सेस बता रहा हूं, उसके अंदर क्या बता रहा हूं, डायस्ट्रोफिज्म बता रहा हूं। डायफॉस्टिज्म के अंदर क्या बता रहा हूं मैं, आपका ओरिजेनिक एंड एप्रीजोनिक। मतलब ओरिजेनिक से आपका क्या बन रहे हैं, माउंटेन बन रहे हैं, और एप्रीजोनिक से आपके कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं। ओके, ये हमने बता ही दिया था दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तीसरा है आपका अर्थक्वेक और प्लेट टेक्टोनिक। मींस जो अर्थक्वेक होता है ये क्या है, सडन मूवमेंट है, ये आपके सडन मूवमेंट होते हैं। इन्वॉल्व रिलेटिवली लोकल एंड माइनर मूवमेंट। जब भी बहुत हल्का सा प्लेट में मूवमेंट हुआ, क्रैक आया, कुछ भी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, माइनिंग हुई, तो आपका अर्थक्वेक आता है। बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं। प्लेट टेक्टोनिक मतलब इन्वॉल्व इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब प्लेट हॉरिजॉन्टल मूव करती हैं, या तो कन्वर्स कर रही हो एक दूसरे की तरफ, या डाइवर्स कर रही हो। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं रॉक्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रॉक्स के बारे में। देखिए, जो आपका रॉक्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रस्ट अकर्स। मतलब आपकी जो रॉक होती है उनमें फॉल्टिंग आता है, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। फॉल्टिंग मतलब उसमें हल्का सा क्रैक आया, फॉल्टिंग मतलब आप हल्का सा क्रैक आया उसमें। और आपका कौन सा, फ्रैक्चरिंग मतलब वो क्रैक आपका वाइड हो गया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगी तो हल्का सा क्रैक आया। उसके बाद जब ये क्या डाइवर्जेंट फोर्स ज्यादा हुई तो इसमें फ्रैक्चर आ गया ज्यादा बड़ा। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्रैक हो गया, अर्थ दो पार्ट में हल्का सा डिवाइड हो गया, फ्रैक्चर आ गया। क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। अर्थ के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, अर्थ के इंटरनल में जो टेम्परेचर है और जो वॉल्यूम है उसमें जो चेंज हो रहा है, उससे रॉक्स में फॉल्टिंग और ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर। अर्थ के अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। देखिए क्या होता है, बाहर की समझाने की कोशिश करूं। ये बाहर है, मेरी अर्थ की रॉक है। ये अब मैं बाहर की बात कर रहा हूं, चलो हम अर्थ के अंदर की बात नहीं करते। ये मेरा अर्थ है, इसमें आपका छोटा सा क्रैक आया, फिर क्या हुआ, ये क्रैक बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हो गया, आपको पता है जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, इस पे टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो इस पे जब टेम्परेचर हाई हुआ तो आपको पता है किसी चीज पे आप हाई टेम्परेचर डालोगे तो वो क्या होगी, वो आपकी मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, या वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो वो आपकी अलग होगी, हल्का सा उसमें से अलग अलग। तो फिर क्या होगा, जब हमने जैसे ही उसका टेम्परेचर लो किया, फिर वो दोबारा कन्वर्ज होगी। तो क्या होता है, जब आपकी वो क्या हुए, उसमें क्रैक्स आ गए, जब उसका टेम्परेचर हाई हुआ मेल्ट टाइप में, तो उसमें से जब आपकी रेनफॉल हुई, जब उसमें रेनफॉल हुई तो आपके छोटे छोटे रेन के पोरिंग जो गैप थे, जो इसके बीच में गैप थे ना, उसमें रेन का जो वाटर है वो एंटर कर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर लो हो गया, तो ये जो अंदर का वाटर है वो क्या हो गया, आपका मेल्ट होने के बाद फ्रूज हो गया, फ्रोजन हो गया, जम गया। जमने के बाद क्या होगा कि वो उसके जो क्रैक होंगे वो वाइडन कर देंगे, बड़े कर देंगे, फॉल्टिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, वो दोबारा क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, लो होगा, तो इससे क्या होगा, ये फॉल्टिंग के बाद ज्यादा आपका वाटर जाएगा, फिर फ्रोजन होगा, तो फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग अकर करेगा कहां पे, रॉक्स में। ठीक है, क्या करेगा, फॉल्टिंग और फ्रैक्चर रॉक्स में अकर करेगा। ये पॉइंट है हमारा इसका, समझ में आ गया वाला पॉइंट। उसके बाद बात करते हैं वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म क्या होते हैं गाइस, वॉल्केनिज्म आपको बताया था मैंने, ये भी एंडोजेनिक फोर्सेस है, बहुत अच्छे से बता चुका हूं। वॉल्केनिज्म भी बहुत अच्छे से समझाया था पहले, आपको पता होगा वॉल्केनिज्म क्या होता है। देखिए, मैंने बताया था अर्थ है, अंदर क्या होता है, अर्थ के एस्थनोस्फेयर है, ये हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट के अंदर क्या है, एस्थनोस्फेयर। जो एस्थनोस्फेयर है ना गाइस, वो क्या है, वो सेमी मोल्टन है, सेमी मोल्टन है। तो क्या हो रहा है, जो क्रस्ट है ना उसके नीचे वो सेमी मोल्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल, प्रीमोरिडियल हीट, टेम्परेचर वेरिएशन, इन सब के उससे रोटेट करता रहता है कन्वेक्शन करंट।
फिर क्या होता है, जब रोटेट करता है इतना टेम्परेचर हाई हो जाता है, एक बार वो क्रस्ट को हिट करता है, नीचे से निकलने की कोशिश करता है, पर एक टाइम ऐसा आता है वो क्रैक कर देता है अर्थ में और बाहर निकल जाता है आपका जो क्या होता है मैग्मा, और बाहर निकल के लावा की फॉर्म में वो सॉलिडिफाइड हो जाता है मैग्मा। क्या हो जाता है गाइस, सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो आपके वॉल्केनिक बन गए। और गाइस ये क्या होते हैं, वॉल्केनिक होते हैं ना, ये इंटरनल ऑफ द अर्थ के इंटरनल भी बनते हैं। मुझे एग्जांपल बताइए, मैंने बताया था एक्सट्रूसिव वॉल्केनो और इंट्रूसिव, जो अर्थ के अंदर बनते हैं, और एक होता है अर्थ के बाहर बनते हैं। मुझे बताइए, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको इंट्रूसिव वॉल्केनोस के बारे में बताया था, किस किस स्टूडेंट को पता है व्हाट आर इंट्रूसिव वॉल्केनोस? इंट्रूसिव वॉल्केनोस मैंने बहुत अच्छे से बताई थे, बताइए फटाफट बताइए। इंट्रूसिव वॉल्केनोस के बारे में मैंने बताया था, जो अर्थ के अंदर बनते हैं, अर्थ के अंदर जो आपका मैग्मा होता है वो सेटल डाउन हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है। फटाफट बताइए। मैंने बताया था ना आपको, बैकोलिथ बताया था ना मैंने, सिल बताई थी ना, डाइक बताया था ना मैंने, ठीक है, बैथोलिथ बताया था ना, लैपोलिथ बताया था ना। दीज आर द इंट्रूसिव वॉल्केनोस, और ये क्या है, इंट्रूसिव, जो अर्थ के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, अर्थ के अंदर बन रहे हैं। समझ में आ गया? सो ये हमने किसके बारे में बात कर ली, ये हमने बात की गाइस आपकी इंटरनल फोर्सेस के बारे में, जो अर्थ के अंदर से लग रही है। डोम लाइक स्ट्रक्चर बनते थे, आपकी सॉशर शेप में स्ट्रक्चर बनते थे इंटरनल ऑफ द अर्थ में, ठीक है, क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं आपकी कौन सी फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या इनका काम क्या है, जो मेन लैंड है ना उसका वियरिंग करना, ऊपर से उसे वियरिंग करना। दे ड्राइव देयर एनर्जी। ये पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस है ना, एक्सोजेनिक फोर्सेस आपकी क्या हो रही है, आपकी पता होगा जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं ये सरफेस के बाहर लग रही है, सरफेस के बाहर लग रही है, तो इससे एनर्जी कहां से मिलती है, जो एनर्जी और ये जो आपकी फोर्सेस लग रही है वो मिलती है आपको पता है सन से। अगर क्वेश्चन पूछे कुछ भी, सन पता है सारी एनर्जी का सोर्सेज है, सब चीज का। एटमॉस्फेरिक में जो भी हो रहा है वो आपकी सन की एनर्जी के उससे हो रहा है, तो इसका जो बाहर की फोर्सेस लग रही हैं अगर कोई पूछे, वो आपकी सन की फोर्सेस के उससे लग रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है। मैंने बताया था स्ट्रेस मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। और क्या है, ये आपका क्या चीज है, रॉक को ब्रेक कर देता है ग्रेविटेशनल। कैसे सर? अब देखिए शियर स्ट्रेस लगी है सर, शियर स्ट्रेस लगी है, इसे समझने की कोशिश करना कैसे लगी है शियर स्ट्रेस। ये आपका समझने की कोशिश करना शियर स्ट्रेस है, ये आपका नीचे से लगी फोर्सेस, इधर से शियर स्ट्रेस, इधर से शियर स्ट्रेस लगी। तो शियर स्ट्रेस ने क्या किया, इसका जो सरफेस था उसे शिफ्ट करके ये आगे की तरफ कर दिया, आगे की तरफ थोड़ा सा, मतलब जो ऊपर का सरफेस था इसका रॉक का, वो शिफ्ट करके थोड़ा आगे की तरफ कर दिया, और नीचे का सरफेस इसी तरह रहा एज इट इज। मतलब जो नीचे का सरफेस ऊपर की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाता था, अब वो कुछ और एंगुलर डिस्टेंस बनाने लगा है, उसका कुछ और एंगुलर डिस्टेंस होने लगा है, उसे कहते हैं शियर स्ट्रेस रिजल्ट इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और स्लीपेज। मतलब रॉक में क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की उससे जो ऊपर का ये 90 डिग्री का एंगल है, नीचे से फोर्स लगी शियर स्ट्रेस, तो इसने क्या किया, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिया, इसे शिफ्ट कर दी दूसरी डायरेक्शन में। जो 90 डिग्री का था, दूसरा एंगुलर आपका क्या बन रहा है, दूसरा एंगुलर बन रहा है, दूसरा एंगल बन रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्या हो रहा है, फिर नीचे की तरफ आपका क्या होंगे, ये डेनुडेशन प्रोसेस होगा और उसका इरोजन स्टार्ट होगा। एक्सोजेनिक प्रोसेस क्या है, आपकी सन से एनर्जी मिल रही है, मेन एक्सोजेनिक जो फोर्स है वो सन है आपका। इरोजन लीजिए कोई भी, वो सन से उसकी एनर्जी है। सेकंड ग्रेविटेशनल स्ट्रेस है, आपको पता है ग्रेविटेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसी चक्कर में आपके जो मास मूवमेंट होते हैं, एवलांचेज होते हैं, लैंडस्लाइड होती है, वो एक्सोजेनिक प्रोसेस से ही होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्या होता है, अब समझने की कोशिश करना, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस क्या होता है। सर ये मेरी एक रॉक है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये मेरी रॉक है सर, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है। सर मॉलिक्यूल्स हैं तो क्या हुआ, सर मेरी यहाँ पे हीट लगी, मुझे हीट दी मैंने सन से,
सन से हीट दी तो इसमें क्या हुआ सर, एक बार हीट मिली, एक बार कूलनेस मिली, तो हीट हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से क्या हुआ, इसमें क्रैक्स आ गए। सर क्रैक्स आ गए, ठीक है सर। उसके बाद इन क्रैक्स के थ्रू वाटर एंटर हो गया, वाटर एंटर हो गया इन क्रिस्टल के बीच में। जब वाटर एंटर हुआ तो वो फ्रोज हो गया, फ्रोजन हो गया जब टेम्परेचर लो हुआ। उसके बाद टेम्परेचर हाई हुआ तो वाटर मेल्ट हुआ, फिर वो यहां से इस क्रिस्टल को बाहर ले जाएगा अपने साथ। तो अपने साथ लेके जाएगा तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये वाला निकल गया। फिर क्या होगा, ये वाला क्रिस्टल इधर जाएगा। आप किसी भी चीज को समझने की कोशिश करो, अगर मैंने एक पॉइंट लिया, उसमें 10 एटम्स रखे और वो सारे एक साथ कनेक्टेड है और एक एटम निकल गया, तो बाकी के जो 9 एटम है ना वो अपनी प्लेस पे नहीं रहेंगे, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। वो कोई एटम ये वाला इसकी प्लेस लेना स्टार्ट करेगा, कोई ये वाला, तो इसके उससे क्या होगा, उसके क्रिस्टलाइन पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, आपका पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा उस रॉक का, और उस रॉक का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ड्यू टू प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। तो वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी, वो अपनी फॉर्म जो हार्डनेस थी उसे लूज कर देगी, सॉफ्ट हो जाएगी। समझ में आ गया मॉलिक्यूलर क्या होता है, मॉलिक्यूलर प्रोसेस समझ आ गया गाइस? बफरिंग हो रही है अब भी, बफरिंग का इशू तो नहीं आना चाहिए, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। बफरिंग, यस थोड़ा सा इशू है, अब भी बफरिंग हो रही है गाइस, शिट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। गाइज आई थिंक अब फाइन होगा मेरे हिसाब से, अब बफरिंग का इशू नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अब बफरिंग का इशू नहीं आ रहा होगा, नाउ फाइन। ठीक है कोई नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब बताइए बफरिंग हो रही है, आई थिंक अब फाइन होगा, बफरिंग नहीं हो रही होगी। इस लॉकडाउन के उससे ना गाइस नेटवर्क इशू इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो चुका है, आप ट्रस्ट मी, बीच में 4 डेज क्लास ही नहीं हो पाई, मैंने क्लास ही नहीं थी, नेट ही नहीं चल रहा था क्योंकि इतना यूजेस हो चुका है। अब फाइन है ना, अब कोई इशू नहीं है ना, ठीक है। अब क्या पॉइंट समझ नहीं आया आपको, ग्रेविटेशनल स्ट्रेस फोर्स तक समझ आ गया था, अब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस के बारे में बताना है ना गाइस, ठीक है, हम बताते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस क्या होती हैं। देखिए क्या हुआ गाइस, आपका जो एटम है, आपकी एक रॉक है, आपकी एक रॉक है, उसके अंदर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ठीक है, ये आपके टोटल 12 पार्टिकल्स अरेंज है, लेट अस एज्यूम, ठीक है, 12 पार्टिकल अरेंज है आपके इसके। तो क्या हुआ गाइस, इस पे सन मैंने बताया था, सन आपकी सबसे मेन सोर्स है एनर्जी का, और आपकी किसका, एक्सोजेनिक फोर्स का, तो सन की हीट आई यहाँ पे। क्यों फोर्स है एक्सोजेनिक फोर्सेस का सन, अब आपको समझ में आएगा। सन की हीट आई तो क्या हुआ, जब सन की हीट आई तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फैल गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब सन की हीट कम हो जाएगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा, दोबारा क्या होंगी, ये आपकी पहले अलग होंगी फिर आपकी क्लोज आएंगी, तो जिसकी उससे क्या होगा, इनके बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, रॉक के बीच में क्या आ जाएंगे, जो रॉक है ना, इनके जो पार्टिकल्स है इनके बीच में क्रैक्स आ जाएंगे। अब क्रैक्स आए तो प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल हुई वाटर की, उससे वो रेनफॉल इनके अंदर एंटर कर जाएंगे क्रैक्स में, तो क्या होगा, फिर ये पार्टिकल जो रेन वाटर है जब टेम्परेचर लो हुआ वो फ्रीज हो गया, फ्रोज हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर दोबारा हाई हुआ, सन की हीट दोबारा मिली, तो वो मेल्ट होके ना यहां से जो मॉलिक्यूल है जो रॉक का, उसे अपने साथ बाहर निकाल लेगा। उस रॉक के मॉलिक्यूल को जब इसने बाहर निकाल लिया ना गाइस, तो ये वाला मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब कितने, अब आपके ऊपर की तरफ 3 बचे, नीचे की तरफ 4 मॉलिक्यूल बचे, तो क्या होगा, जो इनके अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था वो स्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल, तो इस तरह शिफ्ट होके अपनी जो फॉर्म है, जो अपनी सॉलिड रॉक की फॉर्म थी, उस रॉक की फॉर्म को खो देगा, जिसकी उससे क्या होगा, उसके जो एटम्स है वो इधर उधर डिसबैलेंस हो जाएंगे और आपका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रेस। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट?
मॉलिक्यूलर स्ट्रेस के बारे में। अब बात करते हैं वेदरिंग क्या होती है। अब हम क्या बात कर रहे हैं, वेदरिंग क्या होती है गाइस। देखिए वेदरिंग मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका क्या चीज लग रही है, आपका दो चीज होती है वेदरिंग में, समझने की कोशिश करना। वेदरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। देखिए वेदरिंग क्या होती है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट समझना। वेदरिंग की दो फोर्सेस हैं, याद रखना। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन and chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate। जो क्लाइमेट और वेदर है उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और केमिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका चीज क्या हो रही है, आपका वेदरिंग हो रहा है। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, सर मुझे ये समझाइए मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन क्या हो रहा है। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपकी फोर्सफुली, मतलब आप पे फोर्स लग रही है, या तो विंड लगा रही है फोर्स, या आपकी सॉइल विंड ने फोर्स लगाया, या ग्लेशियर ने लगाया। तो क्या हुआ, ये मैकेनिकली हुआ। क्या हुआ, मैकेनिकली अर्थ के सरफेस के ऊपर हुआ। जो प्रोसेस सरफेस के ऊपर हुआ किसका, वेदरिंग करने का, मैकेनिकली डिसइंटीग्रेशन। मतलब जो फोर्स हुआ विंड से, ग्लेशियर से, तो सरफेस के ऊपर जो इरोजन हो रहा है उससे, वो होता है मैकेनिकल। सेकंड क्या होता है, केमिकल डिकम्पोजिशन। केमिकल डिकम्पोजिशन कैसे हुआ सर, आपके जो वाटर हैं और डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के साथ क्या हुआ, उन्होंने केमिकल कंपोजिशन की, और वो केमिकल कंपोजिशन होने से क्या हुआ, वेदरिंग होती है। एग्जाम्पल क्या, आयरन है। आयरन में क्या हुआ, हमने इसे बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो क्या करेगा आयरन, बताइए। आयरन आपकी रिएक्शन कर लेगा, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा FeO2, मतलब केमिकल रिएक्शन कर ली आयरन ने। तो यही होता है जब आपकी बाहर से कोई फोर्स और उसके अंदर जो वाटर जाके, जब ऑक्सीजन, मान के चलिए इस रॉक में आयरन है और आयरन के साथ जब वाटर मिक्स होगा या आपका ऑक्सीजन मिक्स होगा, तो क्या होगा, ये FeO2 का ऑक्साइड्स बनाएगा। तो क्या होगा, केमिकल चेंज होगा आपका। ठीक है। और वेदरिंग क्या है गाइस, वेदरिंग है इन सेतु प्रोसेस। इन सेतु एक्स सेतु इन्वायरमेंट में पढ़े हैं ना, हमने क्या पढ़ा है, इन सेतु और एक्स सेतु पढ़े हैं इन्वायरमेंट में। हमने क्या पढ़े हैं गाइस, इन्वायरमेंट, इन सेतु और एक्स सेतु पढ़े हैं, आप लोगों को पता होगा इन्वायरमेंट में। तो इन सेतु मतलब आपकी जहां पे रॉक है ना, वहीं पे वो आपका क्या हो गया, एलिमेंट्स या आपकी जो रॉक है वो वेदरिंग हो गई, क्रैक हो गई, और वहीं पे उसी जगह, मतलब ये दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हुई, उसी जगह आपकी वेदरिंग हो गई। ठीक है, समझ गए ना। क्लाइमेट इसका मेन फैक्टर है, क्लाइमेट का बहुत ज्यादा रोल है। टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, प्रेसिपिटेशन कैसा होता है आपका, ये चीजें, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के। ठीक है, ओके गाइस। उसके बाद क्या हुआ, टोपोग्राफी कैसी है, माउंटेन पे है, प्लेन पे है, प्लेटू पे है। वेजिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वेजिटेशन का वेदरिंग में। अगर ज्यादा प्लांट्स हैं तो क्या करते हैं, प्लांट्स अपने साथ रॉक के जो सरफेस होता है उसे बाइंड करके रखते हैं। ओवर ग्रेजिंग हो गई तो ज्यादा ग्रेजिंग से भी आपका वेदरिंग का प्रोसेस होगा। और वेदरिंग प्रोसेस तीन तरीके से होते हैं, केमिकल, फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। एक एक करके मैं पढ़ाता हूं कैसे आपकी चीज होती है, सबसे पहले समझने की कोशिश करना। केमिकल प्रोसेस क्या होता है, एक एक करके, पहले एनसीईआरटी बाद में, पहले हम अपने एंड से पढ़ेंगे व्हाट इज केमिकल प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें। हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले केमिकल, मतलब आपके जो वेदरिंग हो रही है ना, जो आपकी वेदरिंग हो रही है उसमें केमिकल प्रोसेस पढ़ते हैं सबसे पहले। केमिकल क्या होता है, तीन पढ़ेंगे, कौन से, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। चलो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करता हूं केमिकल। केमिकल में सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारा वाटर है वो क्या कर रहा है, उसके सरफेस में एंटर कर रहा है। तो टेम्परेचर जब लो था तो एंटर कर गया, उसके बाद लो टेम्परेचर हुआ, ये वाटर आके इन क्रैक्स में जमा हो गया। जब क्रैक्स में जमा हो गया तो क्या करेगा ये, उसके साथ यहाँ पे रिएक्शन करके इसे बाहर निकाल के ले आएगा मॉलिक्यूल को। तो ये अपना क्या, शेप को डिसबैलेंस कर देगी और इरोड हो जाएगी। तो वेदरिंग प्रोसेस होगा, ब्रेक हो जाएगी, पूरी पूरी ब्रेक हो जाएगी। सेकंड क्या, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन मतलब जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा।
रिएक्ट कर लेगा, मतलब आयरन Fe2O3 बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, तो वो रिएक्शन कर लेगा किसके साथ। उसके बाद तीसरा क्या होता है, कार्बोनेशन, मतलब जब वो कार्बन के साथ कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है, आपके जो अंदर अर्थ के अंदर वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेगा, उसे कहते हैं कार्बोनेशन। एक एक करके चलो पढ़ते हैं क्या होता है। वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड हीट, जब इनके साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ, वाटर के साथ, एयर के साथ, एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और हीट, ये आपके केमिकल फॉर्मेशन के लिए वो होते हैं। समझ रहे हैं। सॉल्यूशन, सॉल्युबल रॉक, अगर हम बात करें सॉल्युबल रॉक है, उसमें मिनरल है नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, ये डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और फिर क्या होते हैं, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, ये दूसरे एरिया में जाके जब ड्राई होके जमा हो जाते हैं, तो क्या हो रहा है, ये सॉल्यूशन बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सॉल्युबल है, जिसकी उससे केमिकल प्रोसेसिंग इजली हो रही है। कार्बोनेशन में क्या हो रहा है कि आपके जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन है, मतलब आपका जो एलिमेंट्स है, जो मिनरल है ना, वो जब रिएक्शन करता है कार्बन के साथ, तो कार्बोनेट बनाता है या बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। वो किसमें, वो डिजॉल्व हो जाते हैं कार्बोनिक एसिड में, जिसके उससे वो सॉल्यूशन को रिमूव कर देता है और वहां पे केव फॉर्मेशन बना लेता है। मतलब ये आपका कोई भी रॉक है, उसमें ये सोल्यूबल होके इस तरह अंदर की तरफ केव करता चला जाएगा, गड्ढा टाइप में करता चला जाएगा, उसे कहते हैं कार्बोनेशन। आपका हाइड्रेशन क्या होता है, जब वाटर ऐड हो जाए आपकी रॉक्स में, और वाटर ऐड होगा तो मिनरल्स में, तो वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, वो अपनी फॉर्म को चेंज करेगा, और जिसकी उससे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक बार वो एंटर करा तो क्या होगा, जब ये टेम्परेचर हाई होगा तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कम होगा तो ये कन्वर्स करेगा इधर की तरफ, तो इस तरह हाइड्रेशन होता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन बता ही दिया है कि जब ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद जब रिडक्शन ऑक्सीजन का, मतलब वहां से रिड्यूस होना, हटना, जब ऑक्सीजन उस रॉक के पार्टिकल में ऐड होती है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, जब हटती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन होता है तो रेड कलर का जो आयरन होता है वो किस में, ब्राउन और येलो में मिल जाता है, जिसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन में आपका येलो और ब्राउन कलर का हो जाता है। जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन में क्या होता है, ग्रीनिश कलर का हो जाता है। ये दोनों पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, आपका कलर आयरन का ब्राउन और येलो हो रहा है, और जब वो आपका रिडक्शन हो रहा है ना, तो आपका ग्रीनिश कलर में हो रहा है। किसमें, ग्रीनिश कलर में, ठीक है, समझ गए। जब भी आपका कोई मिनरल मिनरल इन्वायरमेंट में एक्सपोज किया जाए, यही मैं कह रहा हूं, विदाउट ऑक्सीजन, तो उसे इन द एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, तब रिडक्शन का प्रोसेस होगा, और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अवेलेबल होगा तो आपका क्या होगा, आपका उस टाइम पे होगा ऑक्सीडेशन। जैसे आयरन दिया, एग्जांपल दिया आयरन का, जब आयरन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो Fe2O3 बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है, ब्राउन और येलो इन कलर होता है, जब रिडक्शन होता है तो ग्रेनिश इन कलर होता है। समझ में आ गया। बताइए कोई भी डाउट हो तो किसी भी तरह का, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या बात करनी है, सेकंड हमें बात करनी है मैकेनिकल प्रोसेस की। किसकी गाइस, मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, इसे कहते हैं फिजिकल वेदरिंग और मैकेनिकल प्रोसेस भी। फिजिकल प्रोसेस और आपका मैकेनिकल प्रोसेस भी। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, आपकी बाहर से जो रॉक है उसके बाहर से फोर्स लग रही है, टेम्परेचर की, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर लग रहा है, या आपकी विंड की फोर्स लग रही है, तो क्या हो रहा है इससे, जब इसका टेम्परेचर लो हो रहा है, जब इसका टेम्परेचर लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये एक्सपेंड हो रही है। हाई हो रहा है टेम्परेचर तो रॉक एक्सपेंड हो रही है, लो हो रहा है तो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो क्या हो रहा है, इसके उससे क्रैक्स जनरेट हो रहे हैं, और आपको बताया था कि क्रैक्स आपके सॉलिड व लिक्विड में आपके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो जिसमें आपके कैपिलरी फॉर्म होती है। कैपिलरी मतलब आपका वाटर एक तरह पाइप की तरह अंदर एंटर कर लेता है, और जब ये अंदर एंटर करता चला जाता है क्रैक्स में, इस तरह कैपिलरी एक्शन का मतलब समझना, पहले वाटर इस तरह धीरे से गया तो क्या हुआ, क्रैक्स करे, फिर क्रैक्स करा, फिर वाटर और अंदर गया और क्रैक्स हुए,
फिर नीचे तक चला जाता है पूरा। तो इस तरह पूरा जब कैपिलर ऑक्शन होता है तो रॉक को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ब्रेक कर देता है, बीच में से क्रैक ला देता है। किसके? रॉक के बीच में क्रैक ला देता है। किस वजह से होता है ये? वेटिंग एंड ड्राई साइकिल। एक बार क्या हुआ? टेम्परेचर हाई हुआ। टेम्परेचर हाई हुआ तो क्या होगा? वेटिंग, वो वाटर क्या होगा? वाटर की फॉर्म में होगा। जब टेम्परेचर लो होगा तो ड्राई हो जाएगा, मतलब क्या होगा? वो फ्रोजन फॉर्म में हो जाएगा। इसके वजह से आपके क्रैक्स जनरेट होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एक्सोफोलिएशन। एक्सोफोलिएशन क्या होता है कि आपका शीट्स की फॉर्म में ऊपर से, अगर ये रॉक है ना गाइस, ये रॉक है, तो इसमें क्या होता है? शीट्स की फॉर्म में एक्सपेंशन होता है। ये शीट्स की फॉर्म में ऊपर से डेनुडेशन होता है, ये इरोजन होता है पार्टिकल का। किसकी? शीट्स की फॉर्म में। ठीक है, और कैसे होता है? जब इसमें से 100 और इवन 1000 मीटर का क्या होता है? आपका एक्सपेंशन हो जाता है शीट का। ऊपर का जो शीट है ना, जो रॉक की, ये इस तरह एक्सपेंड होती चली जाती है। किसमें? एक्सोफोलेशन में। एक्सोफोलेशन में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एक्सटेंड हो रही है शीट, ऊपर की रॉक की जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। अगर क्वेश्चन आ जाए एक्सोफोलेशन क्या होता है? एक्सोफोलेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन हो रही है शीट्स में। क्यों? एक तो प्रेशर के उससे, जिसके उससे क्या हो रहा है? शीट्स आपकी 100 और 1000 मीटर तक एक्सपेंड हो रही है हॉरिजॉन्टल। और इसमें क्या हो रहा है? क्रैक्स आ रहे हैं, पैरेलल क्रैक्स आ रहे हैं रॉक के। ये रॉक है, यहाँ के इसके ऊपर क्रैक्स आते जा रहे हैं पैरेलल, जिसे एक्सोफोलेशन कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? जब क्रॉक्स आ जाते हैं ना, तो ऊपर की जो लेयर होती है वो क्या होती है? वो आपकी इरोड होनी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर की लेयर इरोड होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसके बाद जो नीचे की डोम लाइक शेप है, मतलब ऊपर की लेयर जब वो एक्सफॉइलेशन हुआ, इरोड हो गई, तो इस तरह डोम लाइक शेप आ जाएगी। स्मूथ राउंड डोम्स फॉर्म ड्यू टू द अनलोडिंग कॉल्ड एक्सफॉइलेशन डोम्स। उन्हें एक्सफ्लोइटेशन डोम कहते हैं। मतलब आपकी जो लेयर बनी आपकी 100,000 मीटर की, उसके बाद वो रिमूव भी तो होगी ना, क्योंकि वो एक्सपेंशन और टेम्परेचर के चेंज के वजह से हो रही है। फिर वो ऊपर से रिमूव हो गई तो आपकी एक्सफोलेशन डोम्स बनती है। ठीक है, यस, एक्सफोलेशन इज अ रिजल्ट नॉट अ प्रोसेस। ये गुड क्वेश्चन है रीना रानी। एक्सफोलेशन इज अ रिजल्ट है, ये कोई प्रोसेस नहीं है, कंप्लीटली रिजल्ट हो रहा है इरोड होने का। ठीक है, डोम्स बनने का। ओके, प्रोसेस तो बाद में होगा जब उसके ऊपर का इरोजन होगा, सारी चीजें होंगी, वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर चेंजेस का क्या है, आपको बता चुका हूँ। चीजें पता है क्या, मैं पहले ही चीजें क्लियर करवा के चलता हूँ, जो चीजें अब भी आ रही है ना, ताकि आपका एक अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए। पहले क्या क्या चीजें, अब उस चीज को समझने की कोशिश करना। देखिए, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब क्या होगा? टेम्परेचर चेंज हुआ, ड्राई क्लाइमेट हुआ, हाई एलिवेशन पे क्या होता है? डायूरेनल टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर ड्रास्टिक चेंज होता है, कभी हाई टेम्परेचर हुआ, जिसके उससे क्या होता है? सरफेस की जो लेयर होती है वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, और जिसके उससे क्या होता है? रॉक की जो बीनीथ होती है वो क्या होती है? लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस, और उसमें क्या होता है? स्ट्रेस बन जाते हैं, जिसकी उससे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। उसे कहते हैं थर्मल एक्सप्रेशन। थर्मल एक्सपेंशन मतलब आपकी हीट के उससे, जो आपकी टेम्परेचर में चेंज आया, जो हीट आई, उसके उससे जो चेंज आ रहा है वो होता है थर्मल एक्सपेंशन। ये चीजें पहले भी बता चुका हूं मैं। फ्रीजिंग, थोइंग और फास्ट फ्रीजिंग मैंने वही बताया। हाई एलिवेशन, मिड एल्टीट्यूड में क्या होता है? क्रैक्स आने लगते हैं। फिर उसमें क्या होता है? ग्लेशियल डिपॉजिट हो जाते हैं। ग्लेशियल क्या करते हैं? अपने साथ रॉक को या जो पार्टिकल्स होते हैं उसे अपने साथ फ्लोट करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वाटर आया, फिर फ्रीज हो गया। तो फ्रीज, इन चीजों का रिवीजन करेंगे। ओके गाइस, जब रिवीजन करोगे ना खुद से, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर बायोलॉजिकल वेदरिंग के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? वो वेदरिंग या तो ह्यूमन के थ्रू हुई हो या आपके बैक्टीरिया के थ्रू हुई हो। जो वेदरिंग प्रोसेस ह्यूमन और बैक्टीरिया के थ्रू हुआ हो उसे बायोलॉजिकल वेदर कहते हैं। क्या कह रहा है? ये वही कह रहा है, रिमूवल और कंट्रीब्यूशन ऑफ आयंस टू द एनवायरमेंट ड्यू टू बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। चाहे क्या हो, वो किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ हो, अर्थक्वेक के थ्रू, टर्माइट्स के थ्रू, रोडेंट के थ्रू, जो आपके न्यू सरफेस फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है। कैसे? आपको देखिए, वेदरिंग के बारे में बताया सबसे पहले। एक्सोफॉइलेशन इज अ रिजल्ट है, ये प्रोसेस नहीं है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं?
माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हेल्प करते हैं, अब इस पॉइंट को देखना आप कैसे। देखिए ह्यूमन कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ह्यूमन ने क्या किया, ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, ये क्या करते हैं, नीचे सॉइल को बाइंड करके रखते हैं अपनी रूट्स के साथ। हमने क्या किया, डिफॉरेस्टेशन किया, कटिंग की इन प्लांट्स की, तो सॉइल का क्या हुआ, इरोजन होगा, सॉइल अपनी जगह से दूसरी साइड से टाइट होगी। उसके बाद हम ओवर ग्रेजिंग करवाते हैं एनिमल से, एनिमल्स ओवर ग्रेजिंग करती हैं तो जो ग्रासेस होती हैं उन्हें ईट करती हैं, ग्रासेस को खाती हैं।